बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 16 कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल, या फिर इसको कहते हैं कोड मेथडोलॉजी। तो ये दोनों इसके नाम है। अगर आपको पेपर में सर पूछते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल बताओ, यहाँ सर पूछते हैं कोड मेथडोलॉजी बताओ, तो आपने यही आंसर करना है। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल दोस्तों, इसमें हम बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे? हम बेसिकली इसमें ये स्टडी करेंगे कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ के आ चुके हैं कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं और उसी के साथ साथ उसके कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और अपनी उसकी कुछ स्टेट्स होती हैं। तो जब दोस्तों उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स, यानी जो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उस अपने सिस्टम या प्रोजेक्ट के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आप उसको किसी मॉडल के अंदर रख देते हो तो उसको हम डेरिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर कोड मेथडोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल, पीटर कोड हैज़ डिवाइडेड द प्रोसेस इनटू 5 एक्टिविटीज़। अब ज़रा गौर से बात समझिएगा यहाँ पे कि जो ये डेरिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल है, या जिसको कोड मेथडोलॉजी कहते हैं, इसको किस साइंटिस्ट ने बनाया था? इसको किस साइंटिस्ट ने यानी लॉन्च किया था? वो था पीटर कोड, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं कि बताओ जी डेरिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल जो है किस साइंटिस्ट ने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया? तो पीटर कोड, ये एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद हैज़ डिवाइडेड द प्रोसेस इनटू 5 एक्टिविटीज़। और सर ये भी पूछ सकते हैं आपको एमसीक्यूज के अंदर कि जो डेरिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसके पूरे प्रोसेस को कितनी एक्टिविटीज़ में पीटर कोड ने डिवाइड किया था? तो इसको 5 एक्टिविटीज़ में उसने डिवाइड किया, ईच बीइंग फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। वो जो पीटर कोड ने ऑब्जेक्ट मॉडल को के पूरे प्रोसेस को 5 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है, उन हर एक्टिविटी का आगे फर्दर जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको करने के। तो चलें, तो यहाँ पे दोस्तों हम इन 5 ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस एक्टिविटी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपकी एक्टिविटी का नाम है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी कौन सी है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हाउ एम आई, मैं कौन हूँ, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि जो आप सिस्टम बनाने जा रहे हो, जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उस सिस्टम या उस प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट मॉडल है उसके पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो 5 एक्टिविटीज़ पीटर कोड ने बताई थी, उनमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कि आप सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हो? ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हो, ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स का आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर वो चीज़ जिसकी अपनी कुछ खसूसियात होती हैं, जिसकी अपने कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जिसकी अपनी कुछ स्टेट्स होती हैं, जिसकी अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर अब सर बता रहे हैं कि ये जो हमारी पहली एक्टिविटी है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आगे हमने फर्दर जो है 6 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। कि यानी जब हम किसी भी सिस्टम या प्रोजेक्ट जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर जब हम सबसे पहली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाली, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट जो है वो हम 6 स्टेप्स में करते हैं। मतलब इन 6 स्टेप्स को कंप्लीट जब हम कर लेते हैं, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट वाला एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपकी एक्टिविटी का नाम है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और आगे इसको करने के लिए जो 6 स्टेप्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। ये 6 स्टेप्स के आपको नाम याद होने चाहिए। तो पहला स्टेप है सेलेक्ट एक्टर्स, दूसरा स्टेप है सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स, तीसरा स्टेप है सेलेक्ट प्लेसेस, चौथा स्टेप है सेलेक्ट ट्रांजैक्शंस, पांचवा स्टेप है सेलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट्स, और छठा और लास्ट स्टेप है सेलेक्ट टेंजिबल थिंग्स। तो ये दोस्तों ये जो 6 स्टेप्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये 6 स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो देन आपकी जो पहली एक्टिविटी थी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाली वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस लेक्चर नंबर 16 के अंदर बेसिकली आपकी पहली जो एक्टिविटी है ना, उन 5 एक्टिविटी में से जो पीटर कोड ने बताई हैं, उन 5 एक्टिविटी में से जो पहली एक्टिविटी है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके 6 के 6 स्टेप्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये 6 स्टेप्स आपको ये पता हो कि जो पहली एक्टिविटी है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके 6 स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज में सारे पूछ सकते हैं।
उसके बाद आपको इन 6 स्टेप्स के नाम याद होने चाहिए। सिलेक्ट एक्टर्स, सिलेक्ट पार्टिसिपेंट, सिलेक्ट प्लेसेस, उसके बाद नेक्स्ट 4 पे क्या था, सिलेक्ट कंटेनर्स, फिर हमारे पास होता है सिलेक्ट टेंजिबल थिंग्स, और फिर एक और रह गया, वो कौन सा था यहाँ पे, ये था ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सिलेक्ट ट्रांजैक्शन। तो ये 6 स्टेप्स हैं। अब बारी बारी हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर नंबर 16 खत्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिविटी का, वो है सिलेक्ट एक्टर्स। अब दोस्तों एक्टर्स क्या होते हैं? एक्टर्स वो पीपल, वो ऑर्गेनाइजेशन, या वो रिबोट हो सकते हैं जो आपके सिस्टम को यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक्टर्स का सर बता रहे हैं कि एक्टर्स आर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक्टर या तो कोई पीपल होगा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, या कोई सिस्टम हो सकता है, ठीक है। सिस्टम मीन रिबोट, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिबोट, वो भी तो आपके मतलब एज एक्टर जो है वो आपके सिस्टम को, आपके प्रोजेक्ट को जो है यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन चूंकि सर ने यहाँ पे 2 सिर्फ नाम बताए, तो आप इनको सिर्फ याद रखें कि एक्टर्स आपके कोई भी पीपल हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसको हम एक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है? सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स। अब दोस्तों पार्टिसिपेंट्स बेसिकली एक्टर्स को ही कहते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक्टर्स को ही कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक्टर्स में और पार्टिसिपेंट अगर ये दोनों एक ही चीज़ है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, फिर सर ने अलग अलग स्टेप क्यों लिखे हुए हैं? तो बेसिकली दोस्तों दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो सिलेक्ट एक्टर्स है ना, इसमें ओनली हम मेन थिंग बताते हैं। मेन थिंग मीन कि वो एक पीपल है या वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस इतना बताते हैं कि वो एक पीपल है या ऑर्गेनाइजेशन है। बस हमने इतना बताया कि वो जनाब एक्टर जो है वो एक पीपल हो सकता है या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। लेकिन सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स में जो है हम डिटेल से बताते हैं कि अगर वो पीपल है तो कैसा पीपल है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक अगर वो पीपल है तो वो पीपल किस टाइप का, मतलब उसका रोल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब वो पीपल एज ए एडमिन है, वो पीपल एज ए मेंबर है, वो पीपल एज ए जो है वो एम्प्लॉय है, वो पीपल एज ए इन्वेस्टर है, वो पीपल एज ए ऑफिसर है, वो पीपल एज ए ऑनर है, क्या है। मतलब आप समझ आ रही है बात को। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि मतलब हमारा एक्टर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हम ये बताएंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप की है, मतलब उसका रोल क्या है। मतलब वो एक बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है वो एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्टर में और पार्टिसिपेंट्स में क्या फ़र्क होता है। कि एक्टर्स बेसिकली इसमें हम सिर्फ जस्ट टू द पॉइंट बताते हैं कि वो एक पीपल है या ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स में हम डिटेल से बताते हैं कि जनाब वो जो एक्टर हमने बताया है पीपल या ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल क्या है। तो जब हम उसका रोल डिफाइन कर देते हैं ना, तो फिर उसको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट सर ने आगे बताया हुआ कि अ पार्टिसिपेंट इज अ रोल दैट ईच एक्टर प्लेज इन द सिस्टम। वही बात मैंने आपको अभी बताई है कि बेसिकली जब आपका एक्टर जो है वो आपके सिस्टम में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसको हम कहेंगे ये एक पार्टिसिपेंट्स है। तो यहाँ पे सारे डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजेंट है, एप्लीकेंट है, बायर है, कैशियर है, क्लर्क है, कस्टमर है, डीलर है। तो ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल है। तो आपको इन तमाम स्टेप्स की ये डेफिनेशन एक लाइन की जिसको मैंने हाईलाइट किया, और इनकी एक दो एग्जांपल याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल क्या, एजेंसी, कंपनी, कॉर्पोरेशन, फाउंडेशन, तो एक दो ऐसे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के अंदर ये डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में, और इसके अंदर आपको 2-3 एग्जांपल याद हो कि लाइक जैसे पार्टिसिपेंट में एजेंट, एप्लीकेंट, बायर, कैशियर, क्लर्क, कस्टमर, ऐसे समझ आ गई। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो तीसरा स्टेप है आपकी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिविटी का, उसका नाम है सिलेक्ट प्लेसेस। अब ये दोस्तों सिलेक्ट प्लेसेस क्या होती है? सिलेक्ट प्लेसेस दोस्तों वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट्स यानी अपनी चीज़ों, मतलब जो आप अपने सिस्टम में चीज़ें यूज़ कर रहे हो डिफरेंट तरह की, उन चीज़ों को जहाँ पर आप स्टोर करते हो, या जहाँ पर उन चीज़ों को वो चीज़ें जहाँ पर मौजूद, जिस जगह पर मौजूद होती हैं, उसको हम प्लेसेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन में ये लिखी हुई है, प्लेसेस आर वेयर थिंग्स कम टू रेस्ट और प्लेसेस दैट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो जगह जहाँ पर आपकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स यानी दूसरी थिंग्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, या जहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं जी, प्लेसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे अभी एग्जांपल के तौर पर जैसे देखो एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट जो है दोस्तों एक प्लेस है जहाँ पर आगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। जैसे देखो एयरपोर्ट के अंदर आगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ पे मौजूद होता है? एयरपोर्ट में। और एरोप्लेन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही देखो एयरपोर्ट पे और क्या होता है? एयरपोर्ट पे आपके पायलट होते हैं। तो पायलट क्या है? पायलट भी एक ऑब्जेक्ट है। पायलट भी क्या है? क्योंकि उसकी भी अपनी खुसूसियात होती हैं, उसकी भी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऐसे ही एयर होस्टेस कहाँ पे होती है? एयरपोर्ट पे होती है। उसकी वो भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ऐसे ही देखो एयरपोर्ट पे और भी बड़ा सा हमला होता है, आपके डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं और डिफरेंट, जैसे एक आपकी वो फोर्स होती है जिसको हम एयर फोर्स कहते हैं, वो भी हमारी यहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद होती है। ठीक है, ऐसी बड़ी सी चीज़ें, मतलब बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं। तो मतलब कहने का दोस्तों ये है, प्लेसेस बेसिकली वो जगह जहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है मौजूद होते हैं, उसको हम प्लेसेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें एयरपोर्ट, असेंबली लाइन, बैंक, सिटी, क्लिनिक, कंट्री एंड डिपोर्ट एंड गराज, हैंगर, आगे डिफरेंट मतलब चीज़ें आ गई हैं जिसमें आपकी जो है वो, तो इसमें से आपने अब बस एक दो एग्जांपल याद रखो, जैसे एयरपोर्ट, बैंक और सिटी। बैंक भी देखो एक प्लेस है जिसमें आगे देखो फर्दर आगे चीज़ें होती हैं। बैंक में आगे मैनेजर भी होता है एज ए एम्प्लॉय जो है, जिसको हम कंसिडर करते हैं। बैंक में आपके अकाउंट्स भी होते हैं। ठीक है, बैंक में और भी बहुत सी जो है वो आपकी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए चूँकि बैंक वो जगह है जहाँ पे हमारे आगे फर्दर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है स्टोर हो रहे हैं, इसलिए हम उसको प्लेस कह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम जब ये जो स्टेप है ना, इसके अंदर बेसिकली हम अपनी वो तमाम प्लेसेस आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे सिस्टम या प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन आर द इवेंट्स दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। कहता है ट्रांजैक्शन बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं जो हम अपने सिस्टम के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं, और ये इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो जब भी कोई सिस्टम बनाते हो, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसके अंदर अपने तमाम के तमाम जो दोस्तों आप ट्रांजैक्शन करोगे, जो डिफरेंट तरह के इवेंट्स परफॉर्म करोगे, वो आपको बड़े अच्छे से जो है क्लियरली पता होना चाहिए। और ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये हम GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी GUI के थ्रू हम ये ट्रांजैक्शंस के अंदर इनपुट लेते हैं और आगे उनको अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, और देन डिफरेंट तरह के एक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल के तौर पर जैसे जैसे इवेंट आप इंसर्ट, आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब दोस्तों ये वो पैसों वाली ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो आप अपने सिस्टम में परफॉर्म करोगे, जैसे लाइक आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो, आप डाटा जो है वो सर्च कर रहे हो, आप डाटा जो है वो अपडेट कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सारी सारे एक्शंस हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इन इवेंट्स या इन एक्शंस को हम ट्रांजैक्शंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे सारे डिफरेंट एग्जांपल भी दी हुई हैं, उन एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन, असाइनमेंट, एग्रीमेंट, डिपॉजिट, इंसिडेंट, इंक्वायरी, ऑर्डर, पेमेंट, प्रॉब्लम रिपोर्ट, डिलीवरी। तो ये सारी सारी क्या है, ये सारी सारी ट्रांजैक्शन हैं, सारे सारे एक्शंस हैं, सारे सारे इवेंट्स हैं जो हम अपने सिस्टम या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो स्टेप है वो है जी सिलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट्स। अब जो सिलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आगे फर्दर आप मजीद ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमने जो ऊपर वाला कंसेप्ट एक पढ़ा है सिलेक्ट प्लेसेस, तो ये भी तो वही चीज़ थी कि जिसमें हम मजीद आगे ऑब्जेक्ट जो है स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है, दोनों में दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। देखो प्लेसेस भी वो जगह जहाँ पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं, और कंटेनर ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें हम फर्दर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कंटेनर्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स। के मतलब कंटेनर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम फर्दर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं। अब दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये है कि प्लेस इज अ कंटेनर बट एवरी कंटेनर नॉट अ प्लेस। मतलब हर प्लेस कंटेनर हो सकती है लेकिन हर कंटेनर प्लेस नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस आपने इसमें याद रखना, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी कंटेनर ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल मैंने दिया हुआ, बिन, बॉक्स, कैबिनेट, फोल्डर, मतलब वो चीज़ें जिसमें आप देखो आगे फर्दर चीज़ें स्टोर करते हो। जैसे देखो फोल्डर, अब फोल्डर में क्या होता है, फोल्डर में आपके बड़े से ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। देखो लाइक जैसे मेरे पास एक फोल्डर है, मेरे पास एक फोल्डर है असाइनमेंट का। अब उस असाइनमेंट फोल्डर के अंदर मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी स्टोर किया हुआ है, टीचर का रिकॉर्ड भी स्टोर किया हुआ है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी स्टोर किया हुआ है, फैकल्टी का रिकॉर्ड भी स्टोर किया हुआ है। तो देखो ये सारी सारी क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैंने एक फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। तो फोल्डर क्या हो, फोल्डर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इन विच स्टोर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स या इन विच होल्ड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे लॉकर, लॉकर क्या होता है, लॉकर आप घर के अंदर लॉकर होता है ना, लॉकर, उस लॉकर के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें जो है मल्टीपल थिंग जो है वो स्टोर करते हो। अब वो जो मल्टीपल थिंग्स आप स्टोर कर रहे हो उनमें हर एक थिंग जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कंटेनर भी अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है और प्लेसेस भी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दोनों में ये है कि प्लेसेस जो है वो एक कंटेनर हो सकता है लेकिन हर कंटेनर प्लेस नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है जी सिलेक्ट टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल थिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, टेंजिबल थिंग्स ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों जो आप अपने सिस्टम के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी टेंजिबल थिंग्स, जितने भी नाउन्स यूज़ कर रहे हो, उन तमाम की तमाम टेंजिबल थिंग्स को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके जब हम ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना, जिसका नाम था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये दोस्तों ये 6 स्टेप्स थे। इन 6 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी कि फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, और उसके जो 6 स्टेप्स हैं उनके आपको नाम भी याद हो गए होंगे, और उसी के साथ साथ आपको उनकी डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स भी समझ आ गई होंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों ये चीज़ है कि फर्स्ट पे आपने ये भी पढ़ा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉडल होता है उसकी 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें से हमने सिर्फ अभी एक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट की है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था ऑब्जेक्ट मॉडल को? पीटर कोड ने, सॉरी। अच्छा, उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट जो कंसेप्ट है वो है जी, वाइल सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स द फॉलोइंग कंसीडरेशन शुड बी कीप्ड इन माइंड फॉर सिंपलर ऑब्जेक्ट मॉडल। कहता है जब भी आप अपनी फर्स्ट एक्टिविटी, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप अपनी फर्स्ट एक्टिविटी, जिसका नाम था सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जब कहता है उसको परफॉर्म करते हो ना, तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उन बातों का ख्याल रखोगे ना, तो आपका ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपलर बन जाएगा। अब वो चीज़ें दोस्तों कौन कौन सी हैं? वो 4 ये चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ों के बस आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू पुट इन योर ऑब्जेक्ट मॉडल शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल इन टू प्ले इन द प्रॉब्लम डोमेन। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो उसमें हर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसकी अपनी कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, और वो आपके सिस्टम में एक स्पेसिफिक रोल भी प्ले कर रहा हो। यानी सिंपली दोस्तों, इन अदर वर्ड ये मैं आपको बताऊं तो इस पहले कंसेप्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट सेलेक्ट करो अपने सिस्टम या अपने प्रोवाइड के, इररेलिवेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मत करो। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आपके सिस्टम से ताल्लुक ही नहीं रखते, जिनका आपके सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिलेक्ट मत करो। दूसरा पॉइंट है अवॉइड हैविंग कंट्रोलर ऑब्जेक्ट। कहते हैं यहाँ पे कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स से अवॉइड करो। कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स मीन वो जो आपने ऊपर पढ़ा था, कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर हम आगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो कहता है हमेशा अवॉइड करो। दोस्तों हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितने आप कंट्रोलर ऑब्जेक्ट रखोगे उतना आपका सिस्टम जो है कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो हमने अपने सिस्टम को कम्प्लेक्स नहीं बनाना बल्कि सिंपलर बनाना है। आगे तीसरा पॉइंट है इन लार्ज सिस्टम सिविल ऑब्जेक्ट्स आर लाइकली टू हैव सिमिलर और इवन आइडेंटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहता है आप कुछ टाइम ऐसे होता है कि हमारे जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक जैसी खसूसियत होती हैं और एक जैसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जिनकी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिमिलर आइडेंटिटी होती है, कहता है उनको हम अलग अलग बनाने की बजाय हम उनको एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ों को राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो तीसरी बात उसने बताई है। चौथी चीज़ क्या है? यूज़ मीनिंगफुल क्लास नेम। कहता है जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ तो उस ऑब्जेक्ट का एक मीनिंगफुल नेम रखो। लाइक जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट है, तो अब आप उसका नाम भी स्टूडेंट ही रखो, ताकि आपको पता होगा ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट के लिए है। ऐसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय नाम रखो। तो मतलब कहते हैं जो भी आप नाम रखोगे अपनी क्लास का, अपने ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि उसको देखकर, उसको पढ़कर, रीड करके समझ आ रही हो कि ये किस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। तो दोस्तों ये 4 जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये सर आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि बताओ जब हम अपने किसी भी सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उनमें किन बातों का हम ख्याल रखते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो सिंपल और बेटर बने। तो आपने ये 4 बातें जो है वो यहाँ पे सिंपली लिख देनी है, राइट कर देनी है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लेक्चर नंबर 16 वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।